इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी 2 और सातवें चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में भी। और वो चैप्टर इलेक्ट्रोडायनामिक्स, टॉपिक है 7.3 और यही टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें कई सारी और भी टॉपिक हैं, लेकिन अब इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम मेनली 7.3.1 और 7.3.2 डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन कैसे हम अभी तक जो ड्राइव किए हैं वो पहले वो इकट्ठी कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक करेक्शन है जिसे मैक्सवेल करेक्शन कहते हैं, वो देखेंगे हम। सो मैक्सवेल इक्वेशंस, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अगर आप फिजिक्स में के मेजर है आपका बीएस फिजिक्स में आप इनरोल हुए हो तो पहली पहली चीज़ आप जो कुछ फेमस इक्वेशन नाम सुनते हो, न्यूटन ला तो आप पहले से सुन रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक नाम और जुड़ जाता है, वो है मैक्सवेल इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है कंप्लीट मैक्सवेल इक्वेशन है। तो आज हम इन मैक्सवेल इक्वेशन को देखेंगे कंप्लीट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म उनकी क्या है, जिसमें मैक्सवेल ने का जो वर्क है वो क्या था और इनकी कंप्लीट फॉर्म क्या है। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स बिफोर मैक्सवेल थी, हमारे पास एक गॉसी लॉ ड्राइव हो चुका था, और एक्सपेरिमेंटल कोई एविडेंस नहीं मिला है, मोनोपोल का आज भी नहीं मिला। तो उस वक्त ये भी रिजल्ट सिमिलर था कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, जो कि सेकंड इक्वेशन में का कॉन्सिक्वेंस है। और फ्राइडेज लॉ से भी फेमिलियर थे। फ्राइडेज लॉ बता चुका था कि अगर आपके पास चेंज मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में, तो उधर ये एक इंड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिन और दोनों का रिलेशन है, ये रिलेशन नंबर 3। एम्पेयर्स लॉ, ये भी हमारे पास मौजूद था कि अगर आपके पास राइट हैंड साइड पर करंट डेंसिटी है तो वो इक्वल्स टू है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, या मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल जो है वो हमें देता है मिलता है करंट डेंसिटी से। तो उनका दोनों रिलेशन ये है। ये जो पूरी इक्वेशन थी जिनके मैंने नाम भी लिखा और नंबरिंग भी की हुई है, ये मैक्सवेल की से पहले का काम था। आल्दो ये जो इक्वेशन की फॉर्म आपको नज़र आ रही है, उस वक्त ये फॉर्म कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं थी जो कि आज हमारे पास ये मैंने लिखी हुई है या फिर मौजूद है। मैक्सवेल ने ही इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा था, लेकिन ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है और जो हमारे पास फिजिक्स थी वो सारी की सारी बिल्कुल सेम थी, लेकिन ये कॉम्पैक्ट फॉर्म उस वक्त मौजूद नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिजिक्स बिल्कुल जो आपको इन इक्वेशन से नज़र आ रही है वो बिल्कुल सेम थी उस वक्त। और ये जानते थे, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन दोनों के कर्ल क्या है, ये उस वक्त इनकी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा, फिर एक चीज़ जो है इनकॉन्सिस्टेंसी फाइंड आउट की। वो इनकॉन्सिस्टेंसी थी कि एक ओल्ड रूल है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस का, और वो ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में भी हमने देखा था कि अगर आप किसी आपके पास वेक्टर का कर्ल है उसकी डाइवर्जेंस लोगे तो वो हमेशा आपको जीरो मिलती है। अब जब हम इस रूल को चेक करते हैं इन मैक्सवेल इक्वेशन पे तो हमें इनकॉन्सिस्टेंसी नजर आती है, वो देख लें कैसे। अगर आप यही रूल अप्लाई करो इक्वेशन नंबर 3 पे, ये देखें ये कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसके अगर मैं डाइवर्जेंस लो तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आनी चाहिए और राइट हैंड साइड भी जीरो आनी चाहिए। तो ये यही करें हम। तो ये कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये राइट हैंड साइड है इस इक्वेशन की। तो मैं दोनों तरफ जब डाइवर्जेंस लेता हूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये जीरो आएगी अकॉर्डिंग टू रूल। और राइट हैंड साइड भी इसको कंफर्म करती है। वो कैसे? अ, ये डेरिवेटिव है टाइम डेरिवेटिव, और ये जो हमारे पास डेल है ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो आप इसको अंदर शिफ्ट कर सकते हो डेरिवेटिव के अंदर। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, वो इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू 0 है। तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वेक्टर रूल के मुताबिक हमारे पास 0 है, और ये हमें मैक्सवेल इक्वेशन भी बताती है कि ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 है। लेकिन जब आप लेते हो ये थर्ड फोर्थ इक्वेशन और इसकी डाइवर्जेंस लेते हो, जैसे कि ये है, तो मैं इसकी डाइवर्जेंस ली, वो इज इक्वल टू एम म्यू नॉट डेल डॉट जे। राइट हैंड साइड पे अपेयर हो गया डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी। तो इस इक्वेशन को भी ये तो साइड हमारे पास जीरो है, इस इक्वेशन को भी कंफर्म करना चाहिए कि इसकी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो है, राइट हैंड साइड भी हमें जीरो होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि
जो बोथ साइड इक्वल है। लेकिन लेफ्ट साइड तो हमारे पास जीरो है, लेकिन राइट हैंड साइड जनरली जीरो नहीं होती। हमारे पास राइट हैंड साइड जनरली जीरो होती। किस केस में जीरो होती है? सिर्फ स्टेडी करंट के लिए। जब आपके पास मैग्नेटोस्टैटिक है, फील्ड क्वाजीस्टैटिक्स है, तो तब रेजिम है, तब आपके पास जो डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी वो इक्वल टू जीरो है, अदरवाइज नहीं। तो जनरली ये ट्रू नहीं है ये रिजल्ट। तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी थी जिसने परेशान किया शुरू में कि मैक्सवेल इक्वेशन जो है ये ओल्ड वेक्टर एनालिसिस का जो रूल है उसको कंफर्म नहीं करती, उसको होल्ड नहीं करती। इस इनकॉन्सिस्टेंसी को जैसे मैंने बताया कि ये जो डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो है, ये सिर्फ जो आपके पास इक्वेशन इक्वल है जीरो इज इक्वल टू जीरो के, किस रिजीम में? स्टेडी करंट के। मैग्नेटोस्टैटिक में के बियॉन्ड जाएंगे आप, जब क्वाजीस्टैटिक जो अप्रोक्सीमेशन आपकी होल्ड नहीं करेगी, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, तो करंट डेंसिटी की डाइवर्जेंस इक्वल टू जीरो नहीं होती। ठीक है, तो ये जनरली ट्रू नहीं है। तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी है। अच्छा, इस फेलियर को देखने का एक और तरीकाकार भी है। वो क्या है कि बेशक ये जो प्रॉब्लम है अराइज हुआ ना, ये देखिए यार, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे होता है, ये अम्पेयर्स लॉ है। तो मसला क्या हुआ है? अम्पेयर्स लॉ से हुआ है। अम्पेयर्स लॉ से अराइज हुआ कि अम्पेयर लॉ होल्ड नहीं कर रहा हमारे पास। अच्छा, क्यों होल्ड नहीं कर रहा वो हम देख लेते हैं। इस फेलियर को देखने का एक तरीका ये है कि आप इस अम्पेयर्स लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में लिखें। इंटीग्रल फॉर्म पे लॉ की ये है, आप क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज को एक मरतबा फिर रिवाइज कर लें कि आप आई इनक्लोज होता है वो करंट। लेट से आपने ये आपने लूप ली है मैग्नेटिक फील्ड का, आपने लूप इंटीग्रल लेने के लिए कोई ना कोई आपको क्लोज लूप लेनी पड़ेगी। लेट से मैंने क्लोज लूप लिया, तो इस लूप पे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड और लाइन एलिमेंट को। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड ये है कि इस लूप में के जो सरफेस है, लेट से मैं इसको सरफेस को अटैच करता हूँ, वो ये है, ये सरफेस है। ठीक है, तो इक्वेशन की जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो ये है कि इस लूप का जो सरफेस अगर आप अटैच कर लो, तो जो करंट इस सरफेस को फाड़ के निकलेगा या पेनिट्रेट करेगा इस सरफेस में से, वो आई इनक्लोज है। ये आई इनक्लोज क्या है? आपने ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए क्लोज लूप। तो क्लोज लूप आपने बना ली, तो ये सरफेस ये करंट क्या होगा? आई इनक्लोज वो करंट होगा जो इस सरफेस को फाड़ के पेनिट्रेट करके निकले, जो इसमें से पेनिट्रेट करेगा, वो हम उसे कहते हैं आई इनक्लोज। इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं फिर चैप्टर नंबर तकरीबन 5 में, एम्पेयर्स लॉ में। तो अब आप अप्लाई करें इस सर्किट पे। एक सिंपल सर्किट है कि एक बैटरी के साथ अटैच है कैपेसिटर, और जैसे आप बैटरी का स्विच ऑन करते हो या सर्किट में स्विच ऑन करते हो, तो आपको पता है कि इनिशियली करंट फ्लो करने लग जाता है सर्किट में। ठीक है, तो आपके पास एक करंट होगा, करंट की डायरेक्शन ये कुछ से होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस केस में आप अगर ये अम्पेयर्स लॉ आप चाहते हो कि मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई फाइंड आउट करूँ, तो आप यूज़ करते हो अम्पेयर्स लॉ। तो अम्पेयर्स लॉ जैसे आप यहाँ पे यूज़ करोगे, यहाँ पे अम्पेयर्स लॉ आप यूज़ करोगे, तो इस सरफेस को पेनिट्रेट कर रही है ये वायर। ठीक है, तो आई इनक्लोज नजर आता है कि आई इनक्लोज इक्वल टू दिस है। तो मैंने सरफेस कौन सा लिया है? ये सरफेस लिया है फ्लैट, ये फ्लैट सरफेस है। तो इस फ्लैट सरफेस को ये वायर पेनिट्रेट कर रही है, तो हमें नजर आता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या आई इनक्लोज में नजर आ रहा है? क्या इनक्लोज क्या है? वो इक्वल्स टू आई है। और इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर लेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है कि जब करंट फ्लो करा है तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो नहीं होगी इस केस में। अच्छा, अब आए नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट नहीं, इसी इसी की एक और इमेजिनेशन है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो लूप ली थी मैंने, ये लूप यूं ली थी, तो पहले मैंने क्या किया था? फ्लैट सरफेस लिया था इसका। अब मैं करता हूँ लूप वही रहने देता हूँ, लेकिन जो इसका सरफेस है उसको मैं बैलून की तरह ले लेता हूँ, इसको पीछे एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने लूप वही रहने दिया, उसका माउथ वही है, लेकिन इसके पीछे जो मैंने सरफेस अटैच की है वो बैलून नुमा है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, सरफेस वही है, ये लूप वही है, उसका जो सरफेस है उसको मैंने इतना एक्सटेंड किया है कि कैपेसिटर की प्लेट उसके अंदर आ गई है। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट उसके अंदर आ गई है। अब आप देखें कि इस सरफेस को जो अब मैंने ली है,
इसको कोई करंट इसमें से पेनिट्रेट नहीं कर रहा, कोई करंट इसमें से पेनिट्रेट नहीं करा। ये देखिए यहाँ पे जाके ये वायर एंड हो जाती है, यहाँ पे आगे प्लेट है, और यहाँ से आप वापस ले आते हो अपने सरफेस को, तो इस सरफेस में से कोई वायर पेनिट्रेट नहीं करती। तो यहाँ पे आई इनक्लोज क्या आएगा? आई इनक्लोज आएगा इसमें जीरो। और आई इनक्लोज राइट हैंड साइड इक्वल की जीरो है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो है। तो ये देखिए सेम लूप के लिए डिफरेंस, लूप सेम है और मैं सरफेसेस अगर उसके डिफरेंट ले लूं तो मुझे इंटायरली डिफरेंट रिजल्ट मिलते हैं। एक सर मुझे कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरी मुझे रिजल्ट कह रही है कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। एक रिजल्ट मुझे कह रहा है कि करंट उस लूप में से पास कर रहा है, दूसरा रिजल्ट मुझे कह रहा है कि करंट उस लूप में से पास नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास फेलियर था इसका अम्पेयर्स लॉ का। और अम्पेयर्स लॉ का बेसिकली फेल नहीं है ये। अगर आप समझें तो अम्पेयर्स लॉ हमने ड्राइव किया था बायोट सावर्ट लॉ से, और बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिक में वैलिड है। आउट ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक वो जो की डोमेन में से आपके पास अम्पेयर्स लॉ वैलिड नहीं है। तो जब आपके पास उसके आउट ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक वैल्यू नहीं है, तो आप जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे अम्पेयर्स लॉ को, ये बायोट सावर्ट लॉ को, तो वो आपको गलत रिजल्ट देगा। तो इस और एम्पेयर्स लॉ हमने बायोट सावर्ट लॉ से ही ड्राइव किया, तो ये भी मैग्नेटोस्टैटिक में ही वैलिड है। अच्छा, ये मैग्नेटोस्टैटिक के रेजिम कैसे ये वायलेट करा हुआ है? ऐसे कि हमने कहा था कि मैग्नेटोस्टैटिक की डेफिनेशन ये है कि चार्ज ना कहीं पाइल अप करे ना डिप्लीट करे, और इस केस में चार्ज पाइल अप कर रहा है, और वो कर रहा है इस प्लेट के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो चार्ज इस प्लेट पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये मैग्नेटोस्टैटिक रजीम नहीं है। जब आप इनिशियली स्विच ऑन करते हो तो ये मैग्नेटोस्टैटिक नहीं है, क्योंकि चार्ज पाइल अप हो रहा है इस प्लेट के ऊपर। जबकि अम्पेयर्स लॉ और बायोट सावर्ट लॉ मैग्नेटोस्टैटिक में वैलिड है। तो इस वजह से आप देखें कि आपको बिल्कुल गलत रिजल्ट दे रहे हैं। आप जब सरफेस की बात करते हो तो सरफेस की बात मैग्नेटोस्टैटिक में तो शायद हो कि जो वायर सरफेस को पेनिट्रेट कर रही हो, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये चीज़ सेंस नहीं बना रही कि चीज़ें सरफेस पे डिपेंड कर रही हैं। आप अगर फ्लैट सरफेस ले तो रिजल्ट और मिल रहा है, आप सरफेस डिफेंड करते हो तो आपको रिजल्ट और मिलता है। तो ये इनकॉन्सिस्टेंसी है जो आपको वाज़े तौर पे इधर नज़र आ रही है, इधर नज़र आ रही है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड नहीं है।